नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है मेरा YouTube चैनल ऑलरेडी रनिंग में है जो 11 12 सीबीएसई सीए सीएस फाउंडेशन इन सब के लिए मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जो आरपीएससी है या जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए भी वीडियोस बनाइए, खास तौर से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट में कई सारे काम आ सके। तो दोस्तों उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होते हैं उन सब के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और खास तौर से मेरे जो वीडियोस होंगे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, और भी कई सारे जो बेसिक कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सब प्रॉपर हिंदी में बनाओ, प्रॉपर इंग्लिश में बनाओ। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन बनाए हैं। इन वीडियोस को हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी आराम से पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आया हूं और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, ये किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में किस किस तरीके के एक्टिविटीज करता है, इस चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक को डिस्कस करने से पहले कुछ मैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। उस चीज को आप बहुत अच्छे से सुनिए, ये काफी आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। देखिए स्टूडेंट, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, चाइना, कोई सी भी कंट्री हो, हर इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंक उस कंट्री की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। यानी कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम होता है वो सारा ही बैंकिंग सिस्टम उस कंट्री का केवल सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर ही कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री में भी एक सेंट्रल बैंक है और वो सेंट्रल बैंक है आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो आज हम लोगों को दोस्तों आरबीआई के बारे में ही पढ़ना है। टॉपिक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। देखो दोस्तों, आरबीआई हमारी कंट्री में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसी अपेक्स बॉडी है जो हमारी कंट्री में एंटायर बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। यानी हमारी कंट्री में जो भी मॉनेटरी सिस्टम होता है और जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको ऑपरेट करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम और उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आरबीआई का है। अगर दोस्तों मैं हिंदी में कहूं आपसे तो हमारी कंट्री में जो भी कंडीशन है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और मुद्रा की कंडीशन से रिलेटेड, इन सब पर जो कंट्रोल है ये केवल किसका होता है? आरबीआई का होता है। और आरबीआई हमारी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी होती है। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं आरबीआई। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी, यानी सेंट्रल बैंक एक ऐसी अपेक्स बॉडी है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई है, डेट कंट्रोल जो कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है एंड डायरेक्ट करती है द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी ये सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक या एक ऐसे अपेक्स बॉडी होती है जो हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट इज नोन एज आरबीआई, जिसे कहा जाता है आरबीआई। लेकिन दोस्तों यहां से डेफिनेशन से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो अब आगे के मैटर पे आप लोगों के पास आ रहा है। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं आरबीआई के एस्टेब्लिश की बात करूं, यानी कि आरबीआई की स्थापना की बात करूं, तो आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहले वो हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारत में जो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ है वो हुआ रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को। यानी आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुआ है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से आपके। एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई कौन से एक्ट के
अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। दोस्तों आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। एस्टैब्लिश की बात करूं मैं तो अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कहा जाता है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आरबीआई की हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों आरबीआई की हेडक्वार्टर है मुंबई। मुंबई में जान, यस आपने सुना होगा कि आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो आरबीआई की हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। जब आरबीआई स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुआ तो इस पर जो ओनरशिप थी वो ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की थी, यानी मैक्सिमम जो शेयर हुआ करते थे वो प्राइवेट सेक्टर के हुआ करते थे, जबकि आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ था तो इसके पीछे जो टारगेट रखा गया था वो सोशल वेलफेयर रखा गया था। लेकिन पर्सनल राइट्स होने की वजह से आरबीआई और इकोनॉमी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था, केवल कुछ स्टेट्स को ये ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पा रहा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए 100% इसको अपने अंडर में लेते हुए इसका कर दिया नेशनलाइजेशन, यानी राष्ट्रीयकरण। जब भी गवर्नमेंट किसी भी चीज को नेशनलाइज करती है, राष्ट्रीयकरण करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सेक्टर पर 100% जो राइट्स हैं वो अब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए हैं। इसलिए यहाँ पर आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन करा गया वो नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी का उसमें आपसे पूछा गया था कि आरबीआई कब नेशनलाइज किया गया, तो आंसर होगा आपका 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है यानी जो राष्ट्रीयकरण है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब करा? 1 जनवरी 1949। अब बात करते हैं बेटा गवर्नर की, जिनके नोट पर हम लोगों को साइन देखने के लिए मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। देखिए दोस्तों ये वीडियो में आपको 2020 में बना रहा हूं, इन द मंथ ऑफ जुलाई। आप लोग जब इस वीडियो को काफी अगर लेट चेक देखो तो आप इस चीज से अपडेट हो जाना कि जिस टाइम आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो उस टाइम पर गवर्नर चेंज तो नहीं हो गया। वैसे अगर दोस्तों चेंज होता है या कोई नया अपडेशन आता है तो मेरा अपना एक वीडियो नया मिलेगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल जो मैं डेटा बता रहा हूं कि 2020 से रिलेटेड है इन मंथ ऑफ जुलाई। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर 3 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई की रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पेपर बनाने की कोशिश करे तो यहाँ पर पेपर ऐसे बन सकता है आपका कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आरबीआई में ज्यादा से ज्यादा 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं, 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 4, यानी आरबीआई में 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो डिप्टी गवर्नर है वो 3 है हमारे पास। फर्स्ट है महेश कुमार जैन, सर ने लिखा मैंने याद रखना आप लोग। फर्स्ट है महेश कुमार जैन, सेकंड है बीपी कानूको और थर्ड है मिशेल पात्रा। ये 3 डिप्टी गवर्नर बने हुए प्रेजेंट टाइम पर, और जो मेन गवर्नर है या जिसे जनरल गवर्नर कहा जाता है वो है शक्तिकांत दास। लेकिन दोस्तों थोड़ा और आगे अगर अपन अभी बढ़े तो लेटेस्ट अभी 2020 से पहले जो यूपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हो या किसी भी कोई भी कंपनी हो या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का या इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इवन बजट की भी अगर अपन बात करें तो बजट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। लेकिन आरबीआई एक ऐसा बैंक है या आरबीआई एक ऐसा बोर्ड है
जिसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो काफी डिफरेंट है और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया था तो मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च से 1 जुलाई टू 30 जून होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर अब आप काफी इंपॉर्टेंट बात सुनना, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अभी आरबीआई की एक मीटिंग हुई है लेटेस्ट, तो आरबीआई बोर्ड ने उसका भी फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट से चेंज करने के लिए कहा है। रिकमेंडेशन भेजे गवर्नमेंट के पास, प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट के पास कि आरबीआई का भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून को रिमूव करके जिस तरीके का इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है वही कर दिया जाए। यानी आरबीआई ने प्रपोजल भेजा है कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ही होना चाहिए प्रेजेंट, लेकिन अभी हुआ नहीं है। फाइनेंशियल ईयर जो आरबीआई को होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून होता है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन में वो जो प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट के पास वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए भेजा गया है। ये था दोस्तों आरबीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी आरबीआई की कम से कम 3 क्लासेस आप लोग पढ़ने वाले हो, जिसमें अभी फर्स्ट डे के लोगों की क्लास चल रही है। अब दोस्तों जहां से मेन और क्वेश्चन आते हैं उनकी डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई कि आरबीआई के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि वहां पर ऑप्शन मिलेंगे आपको और बोला जाएगा कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है क्वेश्चन में से उसमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है, तो वहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखो आरबीआई का फंक्शन था आरबीआई के कार्य, तो ध्यान से देखना दोस्तों। आरबीआई के कार्य की बात करें, आरबीआई के फंक्शन की बात करें तो 5 फंक्शन आरबीआई के होते हैं। सबसे फर्स्ट करेंसी अथॉरिटी, जिसे कहा जाता है नोट निर्गमन का एकाधिकार। सेकंड बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। बैंकर्स ऑफ बैंक या सुपरवाइजर, यानी बैंकों का बैंक। और फिर दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है अगला पॉइंट लेंडर्स ऑफ लास्ट रिपोर्ट, यानी अंतिम ऋणदाता। और लास्ट है साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल। तो दोस्तों ये है आरबीआई के कार्य, एक एक करके डिस्कस करते हैं। करेंसी अथॉरिटी, जिसे कहा जाता है नोट निर्गमन का अधिकार। देखिए दोस्तों नए नोट इशू करने का जो राइट होता है या नए नोट निर्गमित करने का जो अधिकार होता है वो केवल कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। यानी कंट्री का कोई सा भी अदर बैंक नए नोट इशू नहीं कर सकता। नोट इशू करने की जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होते हैं वो केवल और केवल आरबीआई को ही होते हैं। और हमारी कंट्री में नोट इशू करने के राइट केवल आरबीआई को है। लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट बात सुना, 1 रुपए का नोट और जितने भी तरीके के कॉइन्स होते हैं, 1 रुपए का नोट और जितने भी तरीके के कॉइन्स होते हैं इनको आरबीआई कभी भी इशू नहीं करता। 1 रुपए के नोट और कॉइन्स के अलावा जितने भी अदर वैरायटी के करेंसी नोट होते हैं 2 रुपीस, 5 रुपीस, 10 रुपीस, 20 रुपीस, 50 रुपीस, जितने भी अदर वैरायटीज के नोट होते हैं इन सबको इशू करने की जो अथॉरिटी है या इन सबको जो इशू करता है वो करता है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। लेकिन बात आती है कि फिर 1 रुपए के नोट और करेंसी को कौन इशू करता है, तो दोस्तों 1 रुपए के नोट और करेंसी को जो इशू करता है वो होता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। 1 रुपए के नोट और जितने भी कॉइन होते हैं इन सबको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन इन सबको मार्केट में लाने का काम तो फिर भी कौन करता है, आरबीआई करता है। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड बैंकर्स एजेंट एवं फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार का बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। इसको गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कंट्री की पब्लिक के लिए जो काम कमर्शियल बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक यानी जिनसे पब्लिक ट्रांजैक्शन करती है, क्योंकि जो काम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक करते हैं दोस्तों सेम वही काम इंडियन गवर्नमेंट के लिए आरबीआई करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बात करते हैं एजेंट। एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब इंडियन गवर्नमेंट अदर कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है यानी
आयात और निर्यात करती है, और आयात और निर्यात करने पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर पेमेंट अदर कंट्रीज को देना भी होता है और पेमेंट रिसीव भी करना होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये किसी तरीके के अदर कंट्रीज को पेमेंट भी कर सकता है और अदर कंट्री से पेमेंट भी ले सकता है, इसलिए इसको एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और भी बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों इसको जो सेंट्रल बैंक होता है इसको कंट्री की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी की नॉलेज होती है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि अगर कंट्री में मनी इन्फ्लेशन जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, आगे बढ़ाऊंगा क्या होता है मुद्रास्फीति, और मनी डिफ्लेशन जिसे मुद्रा प्रसार के साथ मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। मनी इन्फ्लेशन मुद्रा प्रसार, मनी डिफ्लेशन मुद्रा संकुचन, इन दोनों ही कंडीशंस के बारे में सेंट्रल बैंक को नॉलेज होती है। तो गवर्नमेंट को एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कंट्री में मनी इन्फ्लेशन या मनी डिफ्लेशन की कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है, तो गवर्नमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बजट में अपनी पॉलिसीज प्रिपेयर करती है, इसलिए इसको फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। अगली बात करते हैं दोस्तों बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी बैंकों का बैंक। देखो बैंकों का बैंक वर्ड से क्लियर है, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक। देखिए दोस्तों बैंकर्स, इसको बैंकर्स ऑफ बैंक या बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री के जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं सारे कमर्शियल बैंक किससे कोऑर्डिनेट होते हैं, आरबीआई से कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी आरबीआई जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देश के जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सारे कमर्शियल बैंक को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन या आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उस पर किसी भी तरीके का एक्शन ले सकता है, इसलिए इसे बैंकर्स ऑफ द बैंक कहा जाता है। इवन अगर किसी बैंक को अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन भी करना है तभी उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होती है, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहा जाता है। हिंदी में कुछ और नाम इसके बता देता हूं आपको, बैंकों का बैंक, महाजनों का महाजन, महाजनों का महाजन ये भी कहा जाता है, ऋणदाताओं का ऋणदाता, ऋणदाताओं का ऋणदाता ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है महाजनों का महाजन, क्योंकि लोन देने वालों को भी लोन देता है। ऋणदाताओं का ऋणदाता का भी सेम ही मीनिंग है, यानी हिंदी में आप तीन नाम बोल सकते हो, बैंकों का बैंक, महाजनों का महाजन, ऋणदाताओं का ऋणदाता, सबसे बड़ा बैंक, देश का सर्वोच्च बैंक, काफी नाम दे दिया जा सकते हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, अब देखते दोस्तों अगली बात करते हैं अपन लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी अंतिम ऋणदाता। देखो दोस्तों देश की पब्लिक के लिए जो रिसोर्ट है या जो रिसोर्सेज है लोन लेने के, वो है कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक हम लोगों के लिए क्या हुए ऋणदाता। ठीक है, लेकिन जब इन कमर्शियल बैंकों को भी लोन की नीड होती है, जब इन कमर्शियल बैंकों को भी लोन की नीड होती है तो सबसे पहले तो ये अदर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की कोशिश करते हैं, या कोई भी कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन जब किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी भी रिसोर्स से लोन नहीं मिलता है तो फाइनली उसको लोन कौन प्रोवाइड करता है, आगे, इसलिए कहा जाता है इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कमर्शियल बैंक को अगर कहीं से लोन नहीं मिलेगा तो फाइनली इसको लोन कौन प्रोवाइड करता है, आगे, इसलिए इसको अंतिम ऋणदाता या लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं दोस्तों क्रेडिट कंट्रोल, यानी मार्केट में मनी की कंडीशन को कंट्रोल करना, मनी इन्फ्लेशन जिसे मुद्रा प्रसार कहा जाता है और मनी डिफ्लेशन जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है, दोनों ही स्थितियां कंट्री में नहीं होनी चाहिए, और जिसे कहा जाता है कंट्रोल करने की कंडीशन को, अगर आगे मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करता है तो इसे कहा जाता है क्रेडिट कंट्रोल, और हिंदी में कहा जाता है साख नियंत्रण। दोस्तों आगे साख नियंत्रित करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के मेजर फॉलो करता है या दो तरीके के उपाय अपनाता है, एक तो क्वांटिटेटिव जिसे मात्रात्मक उपाय कहा जाता है और एक क्वालिटेटिव जिसे गुणात्मक उपाय कहा जाता है। अब जो मेरा अगला वीडियो होगा वो इसी पर होगा, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, जिसमें आप क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर पढ़ने वाले हो, जिसमें कुछ इस तरीके के टॉपिक आएंगे जो आप लोगों ने पढ़े हुए
रनिंग, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन एक्टिविटीज ऑफ द मार्केट, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। दोस्तों ये थी मेरी आगे की क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए, यूपीएससी के लिए। मेरे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, इसलिए प्लीज अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा।